हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ये वीडियो पार्ट 2 है, हाउ टू पास बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स इस टॉपिक का। एक ऑलरेडी हमने बनाया है जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के मैं लिंक दे दूंगा और आपको वो वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू प्रिपेयर कैसे करें, स्टडी कैसे करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन। आप एग्जाम में लिखे कैसे, एग्जाम को लिखे कैसे, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे जो भी आपने पढ़ा है। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू प्रेजेंट, आपका प्रेजेंटेशन। अगर आपको बीएससी नर्सिंग पास करना है, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम पास करने हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेली आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका पेपर है, आंसर पेपर है। तो इस आंसर पेपर में आप किस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे, कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दिस इज योर आंसर पेपर। तो प्रेजेंटेशन में ये चीज़ आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका आंसर पेपर है जितना हो सके उसे उतना क्लीन रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको ये जो आंसर शीट है वो ज़्यादा भर जाए या फिर उसका ज़्यादा स्पेस ले लिया जाए, इसलिए यहाँ पर मार्जिन बनाते हैं, फिर से यहाँ पर मार्जिन बनाते हैं, फिर से यहाँ पर बनाते हैं, एक और यहाँ पर बनाते हैं और स्पेस इतना इतना रखते हैं और उसमें इतने इतनी चीज़ें रखते हैं और वो फिलअप करना चाहते हैं ताकि और ज़्यादा पेजेस भर दिए। तो ये मिस्टेक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। एक और थिंग आप कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, जो हेडिंग होती है वो एक पेन से, फॉर एग्जांपल एक पेन से एक हेडिंग लिखते हैं और जो अंदर का जो टॉपिक होता है या फिर अंदर का जो आंसर होता है वो दूसरे पेन से लिखते हैं। तो ये एक और चीज़ है, एक और गलत बात है जो आपको फिर से ये नहीं करनी है। तो ये दो मिस्टेक्स जो है वो आपको टालने हैं। तो इस तरीके का आपका पेपर है। पेपर पर आपको किसी भी तरीके एक्स्ट्रा मार्जिन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके आंसर पेपर को किसी भी तरीके से डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपके आंसर के मिलने वाले हैं, आपको डेकोरेशन के मार्क्स नहीं मिलने वाले। नो सिंगल मार्क्स फॉर योर डेकोरेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रेजेंटेशन करने के पहले, वो है आपकी हैंड राइटिंग। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या फिर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको स्कोर अच्छा होगा। ऐसी बात हमारे नर्सिंग के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी राइटिंग बस उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जो पढ़ सके, मतलब सामने वाला जो इंसान है वो आपकी राइटिंग, आपने क्या लिखा है वो पढ़ पाया। अगर वो पढ़ पाया, दैट इज़ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। आपको ऐसा नहीं कि आपकी काफ़ी अच्छा टेक्स्ट होना चाहिए, आपका फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए, देन दैट इज़ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। और आपका अच्छी हैंड राइटिंग है तब भी जाकर आप पास हो, तब आपको बोनस मार्क्स मिले, अच्छे स्कोर करें, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, आप पढ़ सकता है, सामने वाला इंसान पढ़ सकता है, देन दैट इज़ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा फ्रेंड था, राइटिंग अच्छी नहीं थी फिर भी अच्छा स्कोर किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। सेकेंड थिंग, अगर आप जब भी आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चन पेपर, तो फर्स्ट पेपर से ही आप स्टार्ट करो। जो आपका फर्स्ट आंसर शीट पेपर है वहीं से आप स्टार्ट करो। वो आप क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट पेज छोड़ देते हैं, तो आप ये मत करो। और जो भी आप करोगे, मेक श्योर कि आपका जो पेपर है वो गंदा ना हो, उसे क्लीन रखिए, नीट रखे, टाइडी रखे, ताकि आपका जो इंप्रेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में फर्स्ट जो आपका आंसर पेपर रहने वाला है वो आपके पूरे आंसर बुक की हिस्ट्री बताने वाला है। जब भी आपका फर्स्ट पेपर देखेगा उस पर ही वो आपका इवैल्यूएशन कर देगी, मतलब स्टूडेंट कैसा हो सकता है। तो इसलिए जो भी आप फर्स्ट आंसर लिखने वाले हो वो एकदम बेस्ट लिखे, ताकि आपका जो इंप्रेशन होता है, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस चीज़ को फॉलो करिए। फर्स्ट जो आंसर आप लिखने वाले हैं एकदम तगड़ा आंसर आपको लिखना है, एकदम अच्छे तरीके से आपको आंसर लिखना है, ताकि आगे जाके जो माइंडसेट होता है एग्जामिनर का वो अच्छा रहे आपके प्रति। सो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। सेकेंड, जब आप आंसर अटेम्प्ट करने वाले, तो ये जो कॉलम है यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें फर्स्ट है तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 1। और अगर क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से दिया है तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट दिया है तभी जाकर आप यहाँ पर ब्रैकेट लिखो। यहाँ पर
ध्यान देना है इस तरीके से। सेकेंडली, अगर यहाँ पर ए दिया है और आप वहाँ पर 1 लिखते हो, देन आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी वेरी, आपको काफ़ी बारीकी ये चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पर अगर ए दिया है ना, तो आपको बस ए ही लिखना है। सो यू विल राइट ए, और अगर ब्रैकेट दिया है यहाँ पर अगर ब्रैकेट दिया है, देन यू विल मेक अ ब्रैकेट एंड डायरेक्टली आप ये ऐसे कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर स्टार्ट कर सकते हो। ये बात, क्वेश्चन नंबर, ध्यान से क्वेश्चन नंबर लिखो। अगर आपका क्वेश्चन नंबर गलत हो जाता है, एक ही जगह आप 1 लिखते हो या फिर आपके तरीके से रोमन लेटर में लिख देते हो, वो वैलिड नहीं है, आपको वहाँ पर 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके जो क्वेश्चन नंबर है वो अच्छी तरीके से आपको लिखने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, जब आप आपके आंसर्स लिखने वाले हो तो ध्यान देना है इस तरीके से आप आंसर लिखो जो एग्जामिनर है उनको नोटिस हो। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के ए क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन पूछा गया है, देन यू विल स्टार्ट डेफिनेशन, आप यहाँ पर लिखोगे डेफिनेशन, और जो आपका आंसर होगा, डेफिनेशन होगा, इसे आपको अंडरलाइन करना है सेम पेन से। ये चीज़ भी आपको सेम पेन से लिखो, इसे अंडरलाइन करो, और ये यहाँ पर स्टार्ट मत करो, यही यहाँ से स्टार्ट कर लो, ताकि जो देखने वाले हैं ऊपर की जो ब्लैंक एरिया और यहाँ पर ब्लैंक एरिया, मतलब वो यहाँ पर फोकस करेंगे कि आपने डेफिनेशन स्टार्ट किया है, डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, और देन आपकी डेफिनेशन रहेगी। तो डेफिनेशन को भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आप डेफिनेशन लिख दीजिए। और अगर आपको पता है इस डेफिनेशन के मतलब किसने डेफिनेशन दिया है, सो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू WHO, तो वो लिखो, ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। ये चीज़ अगर आप लिखते हो तो वो आप लिख सकते हो। तो फिर वो डेफिनेशन जिसने दिया है, अगर WHO ने दिया है तभी आपको WHO लिखना है। अगर किसी साइंटिस्ट ने दिया है वो डेफिनेशन, तो उस साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर बिना भूले यहाँ पर लिखना है इन डेफिनेशन। फिर उसके बाद आगे आपको आपका टॉपिक एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, आपका क्वेश्चन है, वही आप क्वेश्चन लेते हैं, आपको पूछा गया है रिस्क फैक्टर, तो यहाँ पर आपको आगे COPD के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपका क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन है डिफाइन COPD and discuss its risk factors। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन आपको लिखना है। मतलब 1 मार्क्स COPD का आपने डेफिनेशन लिख दी, 1 मार्क्स आपका फिक्स। सेकेंड थिंग, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपने एंड किया, फिर से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है रिस्क फैक्टर्स। फिर से इसे यहाँ पर कॉलम दे दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ये जो स्पेस है ये छोड़ दीजिए और ये स्पेस छोड़ दीजिए। यहाँ से आपके रिस्क फैक्टर्स आप स्टार्ट कर सकते हो। एक और चीज़ आपको करनी है, जब भी आप आंसर्स लिखोगे उसे ऐसे की तरह मत पैराग्राफ बनाकर मत लिखो। आपके आंसर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखने के लिए आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक तो इस तरीके से आप डैश लिख कर पॉइंट बना सकते हो, या फिर आप पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें इन बुलेट्स का आप यूज़ कर सकते हो। एक तो आप स्टार करो या फिर आप हैश करो, कोई भी आप करो, आपको जो अच्छा लगेगा, या फिर आप इस तरह से मार्क बना सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। उस तरीके से आप बुलेट्स यूज़ करके आप पॉइंट को मतलब रेफरेंस दे सकते हो। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखो। फॉर एग्जांपल, इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ से एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, या फिर आप नंबर भी दे सकते हो डायरेक्टली, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि ये जो मार्जिन है ना, इस मार्जिन में बस क्वेश्चन नंबर ही लिखने हैं। यहाँ पर आपको आंसर में के कोई भी पॉइंट का नंबर नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल, इस रिस्क फैक्टर्स में आप एक पॉइंट लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो पॉइंट नंबर 1, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसे कंसिडर किया जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ए क्वेश्चन में का एक तो ए क्वेश्चन नंबर है या फिर किसी और क्वेश्चन नंबर आपने दिया है। सो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो ये पॉइंट आपको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आपको देने हैं, फॉर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो मार्जिन के यहाँ पर इस साइड में आपको क्वेश्चन नंबर लिखने हैं और उस साइड में बस आंसर्स लिखने हैं। तो फिर अगर पॉइंट भी लिख रहे हो आप तो यहीं पर आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखो, हमने हमारा क्वेश्चन है डिफाइन COPD, तो हमने यहाँ पर COPD की डेफिनेशन लिख दी। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पर हमें पूछा गया था रिस्क फैक्टर्स, तो हमने यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स लिख दिया।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, रिस्क फैक्टर्स लिख दिया, फिर आपको नर्सेस रोल आते हैं तो फिर नर्सेस रोल लिख देते हैं, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख देते हैं, या फिर जो भी उनको आता है COPD के बारे में वो सब कुछ लिख देते हैं। तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको मार्क्स जो भी चीज़ें पूछी गए हैं, जो आपको पूछा गया है उसके लिए ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो आप एग्जाम में आप जब लिखोगे तो उसमें वही लिखो जो पूछा गया है, क्योंकि मार्क्स आपको उसको ही है। तो फिर डिफाइन COPD, डेफिनेशन लिखी है COPD की तो आपको उसको मार्क मिलेंगे। रिस्क फैक्टर्स लिखा है, यहाँ पर पूछा है तो रिस्क फैक्टर्स लिखा है तो आपको उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा लेकिन यहाँ पर वो पूछा ही नहीं गया है तो उसको मार्क्स देने की कोई मतलब वो देंगे ही क्यों आपको मार्क्स, क्योंकि आपको पूछा ही नहीं गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर 5 मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखने चाहिए, या फिर एक स्टूडेंट ने मुझे कल पूछा था कि सर हमारे कॉलेज पर 10 मार्क्स के लिए 7 to 8 पेजेस लिखने होते हैं। तो फिर हमारा कंटेंट अगर 1 पेज में या फिर 2 पेज में खत्म होता है हमारा आंसर का कंटेंट, तो उसे 10 पेजेस 7 पेजेस तक कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हो, ये मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके आंसर में काफ़ी ज़्यादा अगर पॉइंट्स है, मान लो वहाँ पर आपको 10 पॉइंट्स है आपके आंसर में, आप लिख रहे हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर 10 पॉइंट है तो एक चीज़ आप कर सकते हो, इससे एक डायग्राम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सो फिर यहाँ पर मैनिफेस्टेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप डायग्राम्स बना सकते हो, या फिर आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीके आप बनाओ। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर कुछ डेकोरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी फ्रूट बनाना स्टूडेंट्स करते हैं, फ्रूट बनाते हैं या फिर कोई ट्री बनाते हैं, वो आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप ऐसा बनाइए, और ताकि आपका जो स्पेस है वो कवर हो सके। स्पेस कवर करने के लिए यहाँ पर बड़े मार्जिन्स, बड़े लाइंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो निगेटिव इम्पैक्ट रखता है। लेकिन अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो वो अच्छा होगा। एक लाइन में 6 वर्ड्स ठीक है, सफिशिएंट है। 6 के 7 to 8 वर्ड्स भी हुए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 6 वर्ड्स 6 वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये एक वर्ड है तो अलग एक वर्ड, तो एक लाइन में अगर 6 वर्ड है देन दैट इज गुड। 6 वर्ड से कम हुए देन दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर 6 वर्ड से ज़्यादा 7-8 वर्ड्स भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा आप मत लिखो, क्योंकि आपको पेजेस, आपको लाइन्स वो भी आपको भरने हैं, मतलब वो भी आपको करने हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे आप पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद में जो भी आपको जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं है वो चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा बार पूछा गया है वो है कि सर अगर मुझे पूछे गए हैं 4 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 एंड 5 इतने क्वेश्चन है, इसमें से आपको पूछे गए हैं एनी 4, तो मुझे आप फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ आ रहा है। तो देखिए आप फर्स्ट लिख सकते हो, सेकेंड लिख सकते हो, फोर्थ लिख सकते हो और फिफ्थ लिख सकते हो। तो उसके लिए फिर से आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और दिक्कत ये आती है कि आप डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन से मत स्टार्ट करिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपने स्टार्ट भी किया तो, लेकिन इस चीज़ से जो एग्जामिनर है उनको प्रॉब्लम आता है, मतलब दिक्कत आती है। उनको देखना होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिर वो फिर से रेफर करेंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर है तो उनको क्वेश्चन पेपर फिर से नीचे से ऊपर बार बार देखना होगा। इसलिए सिंपल रखिए, सब कुछ चीज़ें सिंपल रखिए। ध्यान में रखिए आपके जो एग्जामिनर है अगर उसको आप ज़्यादा दिक्कत नहीं देते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर पेपर है वो विदाउट एनी दिक्कत आपको इजीली आपका आंसर पेपर चेक किया जाएगा। लेकिन अगर आप आपके एग्जामिनर को या फिर जो आंसर पेपर आपका चेक कर रहा है उसको दिक्कत देने वाले हो तो आपको भी दिक्कत 100% होगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। कीप एवरीथिंग सिंपल, चीज़ों को आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, फोर्थ अच्छा आता है, फिफ्थ अच्छा आता है, तो ये चीज़ आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छा अटेम्प्ट करें, जो आपको अच्छा आता है तो वो फर्स्ट नंबर पर लिख दो। सेकंड क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है लेकिन कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, फोर्थ अच्छा आता है, फिफ्थ अच्छा आता है,
तो ये चीज आप कर सकते हो। नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो, उसके बाद सेकंड मत लिखो। इस मोमेंट में ये जो सिचुएशन है कि आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में काफी कम जानकारी है, थर्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो इस सिचुएशन में आप ये चीज कर सकते हो। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अच्छा आता है वो लिख दो, उसके बाद सेकंड और थर्ड नहीं लिखना, डायरेक्टली आप फोर्थ लिखो, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है। और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन लिख दो, और उसके बाद फिर से आप जो अच्छा आता है वो है फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये लिखो। इसे कहते हैं सैंडविच मेथड। इसे कहते हैं सैंडविच मेथड। तो सैंडविच मेथड का आप यूज कर सकते हो। जो मेथड है ये मेरी टेक्निक या फिर मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने भी हमारे सर से सीखा है, तो वो चीज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज आप भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब इससे एक बात ये है कि आपका जो एग्जाम में आपके जो आंसर चेक करने वाले हैं उनको जो बेस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो सबसे पहले मिलेगा, सेकेंड क्वेश्चन जो भी होगा वो भी बेस्ट अटेम्प्टेड रहेगा, और थर्ड बार मतलब ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो वो आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका इंपैक्ट हुआ है, जो इफेक्ट हुआ है, मतलब जो इंप्रेशन आपका हुआ है, उसके कारण ये क्वेश्चन लाइक थोड़ा निग्लेक्ट हो जाता है, ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, और ये क्वेश्चन फिर से लास्ट आपने एंडिंग आपकी अच्छी रही, देन फिर से ये दब जाता है। तो सो दैट इज कॉल्ड सैंडविच मेथड। तो इस तरीके से आपकी जो वीकनेस है या फिर जो चीज आपको नहीं आती है वो भी यहाँ पर दब जा सकती है। तो इस तरीके से आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। एक और बोनस थिंग आपको बताने वाला हूँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे गोल्डन रूल कहा जाता है, वो है अटेम्प्ट ऑल। attempt all questions। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपने 5 क्वेश्चन में से बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो आपका जो आंसरिंग मतलब जो आपका इवैल्यूएशन होगा वो इन 3 क्वेश्चन के बेसिस पर होगा। अगर इन 3 क्वेश्चंस का 15 मार्क्स अगर वो कैरी करते हैं तो उसमें से 7-8 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अगर वो 20 मार्क्स के लिए है और आपको 4 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो उसका मतलब है 5 मार्क्स आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। तो उससे अच्छा है अगर यहाँ पर 7 या 8 मार्क्स आप मिलने वाले हैं 3 क्वेश्चन में, तो उससे अच्छा एक और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, उसे छोड़ने के बजाय आप अटेम्प्ट कर लो। कुछ नहीं तो आपको एटलीस्ट 1 मार्क यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, फिर भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मार्क, कम से कम 1 मार्क मिल सकता है। तो इसलिए आप ये चीज मत करो। जो भी क्वेश्चन है एनी 1, एनी 2, एनी 3, अगर एनी 3 है तो 3 अटेम्प्ट करो, एनी 2 है तो 2 अटेम्प्ट करो, एनी 4 है तो 4 अटेम्प्ट करो। ऐसा मत करो एनी 3 है तो 2 अटेम्प्ट किए, तीसरा मुझे नहीं आता सर, या फिर एनी 2 है तो 1 अटेम्प्ट किया सर, दूसरा मुझे नहीं आता। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो इससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं होगी। आप आपके हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हो अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप कर देते हो। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो ये बात है प्रेजेंटेशन के लिए, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, हैंडराइटिंग आपको ठीक ठाक रहनी चाहिए ताकि वो दिख सके, समझ में आ सके। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो देन एवरीथिंग विल बी फाइन विथ यू, यू कैन इजीली पास BSc नर्सिंग एग्जाम। If you know something about everything, that will be a very big bonus for you। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके सिलेबस कॉपी में, मतलब ये चीज आप एक दिन पहले भी कर सकते हो, एग्जाम के एक दिन पहले, या फिर एग्जाम के दिन सुबह जल्दी उठकर भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी टॉपिक्स है, मतलब जो भी सिलेबस है आपका, तो हर एक टॉपिक का आपको गूगल करना है। मतलब गूगल पर आपको उसकी जो बेसिक चीजें है, मतलब जो बेसिक उसमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाती है, ताकि हर चीज के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता हो। अगर इफ यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग देन दैट इज अ वेरी बिग बोनस फॉर यू। उस पर आप आगे भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों ये हुआ 2 पार्ट्स, ये हुआ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया प्रेजेंटेशन। अगर आपने ये 2 वीडियो पूरे देखे और अच्छे ध्यान देकर देखे हैं, आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखिए और इसे अगर आपने फॉलो किया तो आई चैलेंज यू, आप 100% पास हो सकते हो एंड डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से ज़्यादा आपको हेल्प किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो थॉट्स है, आपके जो कमेंट है, जो रिएक्शन, जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, और या फिर जो भी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ वीडियोज़ में, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपका रिएक्शन
कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.